प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। योग सूत्र कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सोपक्रम निरूपक्रम च कर्म तत्स्य मादपरंत ज्ञान मरिष्ठोभ्यो वा, ये हमने कल किया था, राइट। मैत्री आदिशु बलादिनी, ये किया नहीं किया ना? 3.23 सही है हो ना? गए। हो गए। हो गया मैत्री, हाँ वो Yes. भी हो गया। उसके बाद में हाँ, बलेशु हस्ती बलादिनी भी हो गया, राइट। तो हम 3.26 पे है। 3.26 में वो कहते हैं प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवह व्यवहित विप्रकृष्ट विप्रकृष्ट ज्ञानम। यानी क्या? प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है का मतलब होता है सुपर सेंसरी एक्टिविटी, हायर सेंस परसेप्शन। आलोक का मतलब होता है प्रकाश या चैतन्य। न्यासात यानी उसको न्यासात, न्यासात का मतलब होता है जो दिशा देता है या डायरेक्शन देता है या प्रोजेक्ट करता है। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म, सटल। व्यवहित यानी हिडन या छुपा हुआ, वाइल्ड वेल्ड भी बोल सकते हैं। विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट का मतलब होता है रिमोट या डिस्टेंट, जो जो दूर है, जो लंबे पे है। ज्ञानम उसका ज्ञान। विद द लाइट ऑफ द हायर परसेप्शन, इनर लाइट, द योगी कैन सी थिंग्स विच आर सटल, हिडन, सटल यानी सूक्ष्म, हिडन यानी व्यवहित, और फार ऑफ यानी विप्रकृष्ट। Concealed things near or far are revealed to a yogi because of the high sensory perception, प्रवृत्य लोकह के वजह से। हायर सेंसरी परसेप्शन यानी प्रवृत्य आलोक। देखो 1.36 में जब उन्होंने जब वो हमें अलग अलग चित्त प्रसादन कह लो या समाधि के लिए मन को एकाग्र करने के जो साधन दे रहे थे, वो अलग अलग, उसमें 1.36 में विशोका व ज्योतिष्मति, ये उन्होंने दिया था। जहां पे वो कहते हैं विशोका व फ्री फ्रॉम पेन, जो शोक से मुक्त है, विशोक। द इनर लाइट शाइन्स, उसका उसकी चेतना जो है ये चमकने लगता है, या उसका चैतन्य जो है ये झलकने लगता है। अब ऐसा चैतन्य, इसको यहाँ पे वो प्रवृत्ति आलोक बोल रहे हैं। ऐसा जो प्रकाश है जो अंदर से आ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो है, चाहे सूक्ष्म हो, छोटा हो, या विवाहित हो, या छुपा हुआ हो, या विप्रकृष्ट हो, यानी कि दूर का हो, इस सारे चीजों का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। अलौकिक ऐसा ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है जब उसकी आत्मा झलकने लगती है, तब। ठीक है, अब आगे। 2.27, ये 2 नहीं, ये 3.25 था ये। मेरे ना कुछ नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है। ये 25 था ना? 24, 25। हो. हाँ, 3.25 आहे. हा, माझं काहीतरी गडबड झालेली आहे। हम्म. 3.25 नंतर 3.26,
मध्ये भुवन ज्ञान सूर्य संयमात. सगळी माझी गडबड झालेली आहे इकडे नंबरिंग मध्ये. ओके. भुवन ज्ञान सूर्य संयमात. बहुत सिंपल है यहाँ पे. सूर्य पे जो संयम करता है या सूर्य पे जो संयम करता है, सूर्य पे जो धारणा ध्यान समाधि करता है, भुवन उस ज्ञानम सूर्ये संयमात. ज्ञानम आणि सूर्ये. भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात. हम्म. हाँ, तो जो सूर्य पे संयम करता है उसे भुवन ज्ञान प्राप्त होता है. ठीक है. Right? So by doing samyama on the sun, the point in the body known as the solar entrance at the solar plexus or nabhi sthan, knowledge of the cosmic regions is acquired. जो सूर्य पे धारणा ध्यान समाधि करता है ना, उसको सब भुवन ज्ञान, भुवन यानी जो जो भी दूसरी दुनियाएं हैं, कॉस्मिक रीजन्स या पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान उसे प्राप्त होता है. लेकिन हमारे अंदर सूर्य का स्थान कहाँ पे है? हमारे शरीर के अंदर सूर्य का स्थान है नाभि चक्र, या नाभि के जगह पे है, उस क्षेत्र में है. Here in his Bhashya, Vyasa explains that 14 lobes, in between which are 6 Mahanarakas, placed one above the other. तो व्यास भाष्य में ना, व्यास मुनि ने काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है. वो कहते हैं 14 लोक होते हैं हमारे शरीर के अंदर, मतलब नाभि के आसपास, इन बिटवीन यानी ना, और 14 लोक है. और ये 14 लोक में बीच बीच में महानरक 6 होते हैं. ग्रेट हेल्स इज व्हाट ही इज कॉल्ड. तो ये जो महानरक है वो एक के नीचे एक क्रमशः होते हैं. सेज व्यासा elaborates in detail about the layout of the universe and the planet Earth specifically. तो वो ये ब्रह्मांड की रचना पूरी समझाते हैं, और उसमें पृथ्वी का स्थान खास करके कहाँ है इस बात को भी वो समझाते हैं. बट गोइंग बाय द प्रिंसिपल एज इन मैक्रोकॉस्म सो इन माइक्रोकॉस्म. लेकिन अगर हम जे पिंडी ते ब्रह्मांडी ये नियम अनुसार अगर हम चले, फॉर एग्जाम्पल द मेरू इन अवर बॉडी इज द सुषुम्ना. ओके. अब देखो, समझ लो, शरीर में हमारी जो पीठ की रीढ़ है जिसको मेरू दंड कहते हैं, तो ये हमारी सुषुम्ना है. और सुषुम्ना पे के अबाउ द नाभि, नाभि के ऊपर 7 लोक है. भू भुव स्वः मह जन तप और सत्य. ये जो 7 लोक है ये नाभि के ऊपर है, ऐसे व्यास भाष्य में उन्होंने समझाया है. बिलो आर द लोअर 7. और नाभि के नीचे नीचे के 7 लोक है यानी अतल वितल सुतल रसतल तलातल महातल और पाताल. ये जो 7 है ये नाभि के नीचे है, बाकी जो 7 है वो नाभि के ऊपर है. ऑल आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड. सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और कोई भी एक, ये 14 में से कोई भी एक दूसरे के बगैर कार्यरत नहीं कर सकता. ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं अपने अपने कार्य के लिए, और अब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड टू द सोल्स ऑफ द फीट. देखा जाए तो सर के ऊपर के हिस्से से इतना उन्होंने ये समझाया है. सर के ऊपर के हिस्से से लेकर तो पैर के तले पैर के जो तलिए है उसके नीचे तक ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. All the major chakras placed on the Sushumna, Meru, the energy moves through them all. सारे चक्र जो है ये मेरु पे है, यानी मेरुदंड पे है, या पीठ की रीढ़ जो हम कहते हैं इस पे है, और ऊर्जा इन सब में से बहती है. The state of liberation or kaivalya is beyond all lokas and no one returns from there. कैवल्य प्राप्ति यानी ये सारे लोक को पार करके चले जाना, और एक बार इनको आप पार कर लेते हो तो वहां से दोबारा वापस आना नहीं होता. ठीक है. डूइंग संयमा ऑन द नाभि वन गेन्स नॉलेज ऑफ द होल लेआउट.
तो अगर नाभि चक्र पे हम संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो ये जो स्थल है, मतलब ये जो 14 लोक है, ये महानरक है, और कहाँ पे है, कैसे है, ये सारा चित्र उनको अपनी मन की आंखों में दिख जाता है। राइट। सो दिस इज सूर्य पे संयम करना। उसके बाद आता है चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रे यानी चंद्र पे, तारा और व्यूह का ज्ञान। चंद्र पे संयम करने से सारे तारे और जो भी व्यू कहते हैं ना, व्यूह कहते हैं, व्हाट विल यू से इट, नक्षत्र वगैरह जो होता है ना, चंद्र तारे कहाँ गया, तारामंडल बोलते हैं ना उसको। तारामंडल बोलते हैं, यस ममता, थैंक यू। या सो चंद्र पे संयम करने से पूरा तारामंडल जो है, द गैलेक्सी, द सिस्टम अरेंजमेंट, इसका ज्ञान हमें मिल जाता है। बाय संयमा ऑन द मून ऑफ द बॉडी, जो पिंडी वो ब्रह्मांडी, तो ये ब्रह्मांड का चंद्र, शरीर के अंदर अंदर के चंद्र पे जब हम संयम करते हैं, द योगी विल गेन नॉलेज ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स एज सन इज द इन द लास्ट सूत्र रेफर्स टू द कोर ऑफ वंस बीइंग। देखो सूर्य जब हमने कहा तो नाभि कहा, यानी हमारे शरीर का जो कोर है, सोलार प्लेक्सस जो है, नाभि जो है, यहाँ पे सूर्य का स्थान हमने कहा। हियर द मून रेफर्स टू द माइंड एंड द कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे मन और चित्त यानी चंद्र हुए। तो हमारे शरीर में नाभि ये सूर्य स्थान है, तो हमारा मन और हमारा चित्त जो है, ये चंद्र स्थान है। ओके, lunar plexus in the cerebrum. The lunar plexus keeps the body temperature steady, controls and directs the parasympathetic system and regulates the central nervous system. तो ये जो हमारे शरीर के अंदर का मन और चित्त जो है, ये हमारे शरीर का तापमान कायम रखता है। हमारा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, परानुकंपित मज्जा संस्था जिसको हम कहते हैं, उसको नियंत्रण में रखता है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसका भी नियंत्रण वही करता है। द तारा व्यूह रेफर्स टू द थॉट वेव्स विच कीप अपियरिंग एंड डिसअपियरिंग। ये भी सारा व्यास भाष्य में उन्होंने समझा है। तारा व्यूह यानी जो आता है फिर चला जाता है, अपियर और डिसअपियर होते रहता है। तो वैसे ही हमारे मन के अंदर के विचार जो है, वो आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, तो उसको तारा व्यू हो कह कहा है। तो अगर मन पे चित्त पे हम धारणा ध्यान समाधि संयम करते हैं, तो ये जो मन है और ये जो चित्त है और इसके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो विचार है, ये सब का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। द सन इज सेल्फ लुमिनस, वाई द लाइट ऑफ द मून इज रिफ्लेक्टेड लाइट। सो देर इज अ डिफरेंस। देखो सूर्य के प्रकाश और चंद्र के प्रकाश में इसमें फर्क होता है। सूर्य का प्रकाश है जो स्वयं प्रकाशित है, चंद्र का प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन के वजह से उसका प्रकाश है। Those who travel with the ray going through the solar region or plexus reach Brahmaloka, while those who travel through lunar region have to return to the earth or the भूलोक। ये भी उन्होंने कहा है कि नाभि पे करोगे तो आप ब्रह्मलोक प्राप्ति मिलेगी, तो यानी वहां से वापस आना नहीं होता। और जो चंद्र पे करते हैं धारणा ध्यान समाधि, वो फिर से पृथ्वी पर भूलोक पर वापस आते हैं। मन और चित्त का अभ्यास जब तक चालू है, तब तक पृथ्वी नहीं छूटने वाली। हाँ, मृत्यु आ जाएगी, शरीर शायद छोड़ दे, लेकिन फिर से दूसरा शरीर हम धारण कर लेंगे। ऑलराइट। उसके बाद आता है ध्रुवे तदगति ज्ञानम। अब ध्रुव, ध्रुव यानी ध्रुव तारा आपको पता है, पोल स्टार। हाँ, और ध्रुव नक्षत्र भी होता है। तो जो फिक्स्ड है, जो परमानेंट है, वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। उस पर संयम करने से गति का ज्ञान मिलता है। बाय संयम ऑन द फिक्स्ड पोल स्टार द मूवमेंट्स ऑफ द स्टार्स आर नोन।
तो जो तारों की गति है इसका ज्ञान प्राप्त होता है ध्रुव ध्रुव पे मन को एकाग्र करने से। बीके एस अयंगार की जो लाइट ऑफ योग सूत्र है उसमें वो कहते हैं he BKS equates the movement of the stars to knowing one's destiny, and thus a yogi knows the movement of the graha nakshatra and their effect on a person or the events of the world. तो अगर हम कहेंगे ना कि भाई ध्रुव तारा आई मीन सॉरी नक्षत्र और तारों का ज्ञान का मतलब क्या होता है, तो बीकेएस समझाते हैं कि जो तारों की गति का अभ्यास जिनको समझ जाता है वो अपनी खुद का नसीब जिसको हम कहते हैं या ग्रहण उसका हमारे पे होने वाला परिणाम, ये ग्रह नक्षत्र तारे इनका हमारे पे होने वाला परिणाम या जागतिक जो वर्ल्डली इवेंट्स है, जागतिक घटनाएं जो है इसका वो इसकी वो भविष्यवाणी कर सकते हैं या इस ये हमें ज्ञान उनको प्राप्त होता है। जी ममता। आज्ञा चक्र है मैम, इसका मैंने शाम को ही लिखा, हाँ अभी शाम को लिखा है हाँ इसमें। दैट सर मैडम ये करते वक्त करेक्ट। शाम भी हाँ क्योंकि इंट्यूटिव नॉलेज इंट्यूटिव बढ़ जाते हैं ना आज्ञा चक्र पे किया तो। बराबर है। बस मैं नेक्स्ट सेंटेंस वही पढ़ने वाली थी कि ध्रुव ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द रूफ। ताड़ू बनतो ना, सॉरी नॉट ताड़ू, इसके नीचे मतलब हमारे मस्तिष्क का जो रूफ है यानी आज्ञा चक्र, एज वेल एज द टिप ऑफ द नोस, नासिग्रा को भी ध्रुव कहते हैं और आज्ञा चक्र को भी ध्रुव कहते हैं। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स इज नोन विथ रेफरेंस टू वंस ओन स्टिलनेस। जब हम खुद ध्रुव जो तारा है या ध्रुव नक्षत्र है जो स्थिर है, वैसी स्थिरता जब हम प्राप्त करते हैं तो बाकी जो भी कुछ गतिमान है ना उसका ज्ञान हमें मिल जाता है। सो यस ममता, आज्ञा चक्र भी और नासिका भी, नासिकाग्र भी, ये दोनों भी उन्होंने लिया है। नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। तो अब अगर नाभि पे, नाभि चक्र पे जब हम संयम करते हैं तो शरीर के, काया के यानी इस शरीर के सारे व्यूह, व्यूह यानी सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, इसका ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो नाभि चक्र पे धारणा ध्यान समाधि करने से शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी, सारे जो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के, इसका हमें पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। त्रिदोष वात पित्त कफ सप्त धातु रस रक्त मास मेद अस्थि मज्जा शुक्र, knowing each and every cell of the body, the yogi becomes master of his own body. तो नाभि चक्र पे जब मन एकाग्र किया जाता है, धारणा ध्यान समाधि यानी संयम किया जाता है, तब शरीर का एक एक कण, एक एक पेशी का ज्ञान उस योगी को प्राप्त होता है। क्योंकि उसको अपने शरीर का ज्ञान है, उसका अपने शरीर पे पूरा नियंत्रण उसको मिल जाता है। क्योंकि शरीर के कण कण को वो पहचानता है, इसलिए नियंत्रण भी उस पर आसान हो जाता है। अगले सूत्र में वो कहते हैं नाभि चक्र 3.30 में, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। तो कंठ यानी विशुद्धि चक्र, गले का हिस्सा, ठीक है। कूपे यानी कंठ का ये जो बेस है, यहाँ खंडा होता है ना कंठ में, तो वो उसका। मॅम, जी जी। ते मगाशी तुम्ही सांगितलं सूर्यावर संयम केले भुवन ज्ञान, तिथे पण तुम्ही नाभीचा उल्लेख केलेला. तिथे पण नाभीचा उल्लेख केलेला. हा, मग तिथे पण नाभी हे सूर्याचे स्थान असं म्हटलं. हो बरोबर आहे. सो नाभी हे सूर्याचं स्थान आहे. आता आकाशातला सूर्य का शरीरामधला सूर्य, तर सूर्यावर मन एकाग्र केल्याने तर नाभी चक्रावर करतेस का त्या नाभी चक्राच्या ठिकाणी जो सूर्य आहे त्याच्यावर तू मन एकाग्र करतेस?
तू चक्र ध्यान केलं तर वेगळा परिणाम. ते स्थान आहे, तिकडे सूर्य असतो आपल्या शरीराचा. तिथे सूर्य म्हणून त्याच्यावर संयम करायचा आणि इथे नाभी चक्रावर संयम करायचा. करेक्ट. तर ओके. दोन्हीचे परिणाम वेगळे पडतील. ठीक है, ऑलराइट. कंठकुपेक्षुत कहाँ गया? कंठकुपेक्षुत पिपासा निवृत्ति ही. तो यहाँ पे वो कहते हैं ये गले का ये जो खड्डा है ना, कंठ कूप, जिसको कूप यानी खड्डा, बाय संयम ऑन द पिट ऑफ द थ्रोट द योगी ओवरकम्स हंगर एंड थर्स्ट. अगर गले पे नियंत्रण हमने गले पे संयम कर लिया, विशुद्धि चक्र पे हमने संयम कर लिया, तो भूख और प्यास हमारे कंट्रोल में आ जाती है. कितनी भूख कितनी प्यास लगनी नहीं लगनी, ये सब इस पे हमारा खुद का नियंत्रण. निवृत्ति का मतलब होता है कॉन्कर करना, नियंत्रण प्राप्त करना या सबड्यू. क्षुत का मतलब है भूख और पिपासा का मतलब होता है प्यास. मुद्रास लाइक काकी मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा हेल्प टू ओवरकम हंगर एंड थर्स्ट. ठीक है, अगर हम संयम नहीं भी कर रहे हैं और अगर आपने काकी मुद्रा रेगुलरली प्रैक्टिस की या खेचरी मुद्रा रेगुलरली प्रैक्टिस की, तो भूख और प्यास पे नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा. वैसे खेचरी मुद्रा करनी ही चाहिए, ऑल द टाइम करनी चाहिए. और अगर समझो एक ही उसका उन लोग ख्याल रखना, ऐसा एक एक ही मुद्दा वो बताते हैं कि खिचड़ी मुद्रा में अगर कड़वट ऐसा बिटर कडू टेस्ट आता है ना, क्या कहते हैं कडूला हिंदी में? हाँ, कडूच, राइट. टेस्ट आता है तो कुछ समय के लिए रोक देना. जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो टंग हम उल्टा करके ऊपर लगाते हैं ना, तो वैसा करने से हमें एक ही है संभालने की बात कि कड़ू टेस्ट नहीं आना चाहिए. अगर लग जाए तो रुक जाओ, शरीर में जो भी डिस्टर्ब हो चुका है वो रीबैलेंस हो जाने दो, फिर से आप अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. उसके बाद में है कुर्मनाड्या स्थैर्यम. ओके, तो कुर्म यानी आप जानते हो कुर्म का मतलब क्या होता है? टॉर्टोइज. हमारे शरीर के अंदर एक नाड़ी है जिसको कुर्म नाड़ी कहते हैं. इस नाड़ी बाय संयम ऑन द कुर्म नाड़ी, अ नाड़ी विच इज टॉर्टोइज शेप्ड. उसका आकार जो है कछुए जैसा है, इसलिए उसे कुर्म नाड़ी कही जाती है. द योगी अटेन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्टलेसनेस. बेचैनी से योगी मुक्त हो जाता है, स्थिरता उसको प्राप्त होती है, यानी बेचैनी उसकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है. ही बिकम स्टिल एंड स्टेडी. वो स्थिर और स्थिर हो जाता है, बिल्कुल. हाँ, स्टिल हो जाता है, स्टडी हो जाता है. ठीक है, इज दिस क्लियर? उसके बाद वो कहते हैं मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम. अब मूर्ध का मतलब होता है सर, ज्योतिषी, ज्योतिषी का मतलब होता है प्रकाश पे. सिद्ध, जो सिद्धा है वो, दर्शन यानी विजन. बाय संयम ऑन द लाइट ऑफ द हेड. अब हमारी कपाड़ पे, माथे में, सर के सेंटर में अंदर आज्ञा चक्र होता है. ठीक है, जब ये जागृत होता है तो ये प्रकाशित हो जाता है. आज्ञा चक्र के प्रकाश पे संयम करने से सिद्धा सिद्धास कैन बी सीन. तो those siddhas are those who frequent the space between earth and sky. पृथ्वी और आकाश के बीच में सिद्ध पुरुष घूमते रहते हैं, जो किसी को नहीं दिखते. हाँ, ये इनविजिबल रहते हैं, तो ये किसी को भी नहीं दिखते. लेकिन जो भी इस आज्ञा चक्र के प्रकाश पे आता, परत जान्हवी इकडे तेच आहे. आज्ञा चक्रवर संयम केल्याने वेगळा परिणाम, आज्ञा चक्रच्या प्रकाशावर, म्हणजे जसं इंद्रिय आणि तन्मात्रा असतात, इंद्रियावर केलं तर वेगळा परिणाम आणि तन्मात्रावर केला तर वेगळा परिणाम. तसंच ह्या चक्रांचं आणि त्याच्याबद्दल म्हटलेलं आहे. सो आज्ञा चक्र
के प्रकाश पे संयम करने से सिद्ध पुरुष जो है वो हमें दिखने लगते हैं। हाँ, वो हमसे अनजाने नहीं रहते। I'll take up one more and then we can stop. दोन्ही घेऊन टाकणार राहिलेले हा, 33 ले आणि लेते 34. हूँ. हा, मी तेच विचार करत होते आणि बघत होते की 2 आहेत का 3 आहेत, मला आठवत नव्हतं. हा, सो 2 मोर. प्रतिभा प्रतिभात वा सर्वम. आय एम सॉरी. प्रातिभाव भात. व्हाट इज रॉन्ग विथ मी? प्रातिभात वा सर्वम. प्रातिभात भात का मतलब होता है इंट्यूजन, वा और, सर्वम यानी ऑल। फ्रॉम इंट्यूजन, प्रतिभा जिसको हम कहते हैं वही शब्द है यहाँ पे। फ्रॉम इंट्यूजन एवरीथिंग बिकम्स नोन। तो जो अंदर के हमारा अंतर मन जब जागृत हो जाता है तो सारा ज्ञान हमें मिल जाता है। थ्रू स्पिरिचुअल परसेप्शन द योगी बिकम्स नोवर ऑफ ऑल नॉलेज। योगी सर्वज्ञानी बन जाता है। जो अंतर मन से देखना सीख जाता है वो सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। इम्पल्सिव ट्रांसफॉर्म्स इंटू इंट्यूटिव। देखो, हम लोग इंट्यूशंस ज्यादा यूज नहीं करते, हम लोग इम्पल्सिव है। इम्पल्सिव इज impulses, it comes from our animal nature. Intuition comes from our human nature. तो अगर कोई हमारी तरफ दौड़ के आ रहा है तो जान बचाने के लिए हम इम्पल्सिवली पीछे हटेंगे या रास्ते से हट जाएंगे। वो इम्पल्स है, इंट्यूशन नहीं है। लेकिन वो दौड़ के आने वाला है और मुझे यहाँ से हटना पड़ने वाला है, ये पहले से ही समझ जाना, इसको कहते हैं इंट्यूशन। हाँ, ये दोनों के बीच का फर्क होता है। तो ये परिणाम है कि अब हम इम्पल्सिव कुछ भी नहीं, हमको पहले से ही ज्ञान हो जाता है क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है। यूनिवर्सल नॉलेज। प्रतिभा प्रिसीड्स विवेक ख्याति। तो प्रतिभाद्वात, राइट, तो है ना शब्द, चश्मा वाला बदलायला लागणार। प्रतिभात शब्द दिया है उन्होंने। प्रतिभेवर, मराठीत पण तेच म्हटलंय ना, प्रतिभेवर संयम केला असता सर्व विषयांचे ज्ञान होते। प्रतिभा प्रिसीड्स विवेक ख्याति लाइक द लाइट डॉन बिफोर। विवेक ख्याति यानी पूरी तरह से अंतर मन का जागृत होना, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाना, हमारी बुद्धि का प्रकाश बिल्कुल जागृत हो जाना, ये होती है विवेक ख्याति। जैसे सूर्योदय होने से पहले जो प्रकाश आकाश में होता है ना, मतलब पहला सूर्योदय से पहले का जो प्रकाश है, प्रतिभा विवेक ख्याति से पहले आती है। प्रतिभा पहले बढ़ती है और उसके बाद में विवेक ख्याति डेवलप होती है। यस, नेक्स्ट और एक लेते हैं और फिर हम रुकेंगे। हृदय चित्त संवित। हृदय चित्त संवित, इसका मतलब होता है हृदय यानी हृदय, ऑन द हार्ट। चित्त यानी कॉन्शियसनेस। संवित का मतलब है नॉलेज और अवेयरनेस। बाय संयमा ऑन द हार्ट, हृदय पे संयम करने से, हृदय पे धारणा ध्यान समाधि करने से नॉलेज ऑफ द कॉन्शियसनेस इज अटेन्ड। चित्त का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान कह लो, बट आत्म चित्त से अलग है। चित्त में हमारे, चित्त इज कॉन्शियसनेस अवेयरनेस, राइट, एंड चित्त के अलग अलग स्टेट्स भी हो सकते हैं। आत्मा स्थिर है, उसमें कोई बदलाव कभी भी नहीं होता। सो चित्त का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। फ्लक्चुएशंस ऑफ द चित्त, हमने चित्त वृत्ति का अभ्यास किया था पहले पाद में। विचार बट म्यूटेशंस ऑफ द बुद्धि आर एप्रीहेंडेड। जब भी हमारी बुद्धि चलती है तो वो हमारे चित्त को उस खुद के साथ चलाती है। तो ये जो वृत्तियां है, ये जो गति है, ये जो मूवमेंट है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हम उसको रोक सकते हैं। हार्ट रीजन चक्र इज अनाहत विच इज द सीट ऑफ प्योर नॉलेज। हाँ, कल या परसों हमने एक सूत्र पढ़ा था जिसमें पतंजलि कहते हैं मन की बात ये करने से आपको सामने वाले की मन की बात समझ में आ जाएगी, यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है ये समझने से उसके दिल को आप नहीं जान सकते। रिमेम्बर द मंत्र,
द सूत्र दैट वी रेड, राइट। तो यहाँ पे वो वही कहते हैं कि जो हृदय है, जो अनाहत चक्र हृदय का स्थान है, हृदय के स्थान पे है, वो शुद्ध ज्ञान की जगह है, क्योंकि वो आत्मा की भी जगह है और आत्मा सर्वज्ञानी है। इट इज सो बिकॉज इट हैज नो ऑब्जेक्ट। थॉट्स कम फ्रॉम कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट, बट द हार्ट इज प्योर। मन जो है ना, कोई कोई चीजों से जुड़ता है और फिर विचार आते हैं, लेकिन हृदय ये हमेशा ही शुद्ध होता है। हृदय किसी का बुरा नहीं हो सकता, विचार बुरे अच्छे हो सकते हैं। फ्रॉम हियर वन ऑब्जर्व्स द वर्किंग्स ऑफ द चित्त एंड thus गेन्स इट्स नॉलेज। तो जब हृदय स्थान से आप चित्त का अभ्यास करोगे, तो उसके चित्त में जो भी कुछ चल रहा है उसका सर सब सब ज्ञान, सर पूरा ज्ञान हमें प्राप्त होगा। ओके, सो ये विच विच काय नंबर होता? हाँ, 32 नहीं, 34। 30, हाँ 34। तो हमने 34 तक ये सब कवर किया है। 35 थोड़ा डिटेल है। इथं त्यांनी चित्त म्हणजे जिथं पहिल्यापासून आपण मी ज्याला म्हणतो, म्हणजे म्हणजे मी मनातच अस्मिताचं पूर्ण. स्थान. हा, म्हणून आपण इथे हात ठेवूनच नाही मी करत हो. असतो असं. हाँ, छान, दैट्स नाइस। इसलिए दिल पे हाथ रख के मैं हूं मैं हूं मैं हूं बोलते हैं हम। हाँ, और फिर भी नहीं पहचानते कि मैं यानी आत्मा, मैं यानी मेरा हृदय। यस, नाइस वन। ऑलराइट। हाँ, झटपट था ये। अगर कुछ नोट्स रह गए हो तो योग सूत्र आप गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे, और ये सब वन लाइन सिंपल सूत्र है विभूतिपाद के। ऑलराइट, कल हमने एक चैप्टर खत्म किया। ओके, शेत का पहला चैप्टर शेत ने समाप्त किया, और अब हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरे चैप्टर का शीर्षक उन्होंने दिया है माय प्रेजेंट एनवायरनमेंट, वर्क एंड एक्टिविटीज। तो पहले चैप्टर में उन्होंने मैं कौन हूँ अपनी पहचान दी, जेन कौन है उसकी पहचान दी, उनके पति की पहचान दी, और फिर वो जेन के साथ जुड़ते किस तरह से है ये उन्होंने समझाया कि हमारी जो चेतनाएं हैं, हमारा कॉन्शियसनेस जो है, हम दोनों किस तरह से एक्सपैंड करके एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बात कैसे करते हैं। तो ये यहाँ पे वो शब्द नहीं इस्तेमाल करते, पर उनको जो कहना है इसका पूरा शब्दकोश जेन के पास है, और इसलिए एग्जैक्टली वो जो कहना चाहते हैं वो व्यक्त कर सकती है। ये सारी बातें चैप्टर 1 में उन्होंने की। चैप्टर 2 में वो हमें बताने जा रहे हैं कि फिलहाल मैं कौन हूं और कहाँ रहता हूँ। हाँ, मेरी दुनिया कैसी है, माय एनवायरनमेंट, और मेरा काम क्या है और मैं क्या क्या करता हूँ, माय एक्टिविटीज, इसके बारे में वो बताएगा। It was 10:16. Jane paused, rubbing her eyes closed. रात के 10:16 हुए हैं। तो यहाँ पे वी विल बिगिन चैप्टर 2। शेत बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम दूसरा अध्याय अब शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 2। While my environment differs in rather important respects फ्रॉम दैट ऑफ माई रीडर्स, वो हंसते हंसते ही शुरुआत करते हैं, आपकी दुनिया से मेरी दुनिया अलग है। आई कैन अश्योर यू विथ आयरॉनिक अंडरस्टेटमेंट दैट इट इज एज विविड, एज वैरिड एंड एज वाइटल एज योर फिजिकल एग्जिस्टेंस। लेकिन मेरी आपकी दुनिया से मेरी दुनिया अलग है, लेकिन ऐसा होते हुए भी आपकी दुनिया रंगी बेरंगी है। आपकी दुनिया में कितनी विविधताएं हैं और आपकी दुनिया कितनी जिंदा लगती है, वाइटल है, हाँ, ऊर्जा से भरी हुई। मेरी दुनिया कोई कम ऊर्जा से भरी हुई या कम विविध नहीं है। इट इज मोर प्लेजरेबल। लेकिन हाँ, सुख जिसे हम कहते हैं, मेरी दुनिया का ज्यादा यहाँ पे सुख है। Though my ideas of pleasure have changed some since I am a physical being, since I was a physical being, लेकिन जब मैं शरीर रूपी था, जब मैं तुम्हारी दुनिया में एक शरीर में जब मेरा अस्तित्व था,
तो किसी भी व्यक्ति के लिए सुख की जो व्याख्या होती है, वो कह रहे हैं कि अब मैं शरीर रूपी नहीं हूं, तो इस दुनिया में सुख की व्याख्या थोड़ी अलग है। हाँ, सुख में अलग रीत से हम यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ पर सुख की व्याख्या जो है ये अलग है। I was being more rewarding and offering far greater opportunities for creative achievements. तो सुख तुम्हारी दुनिया का और मेरी दुनिया का सुख, मेरी दुनिया का जो सुख है इसमें बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव है। इसमें हमारी क्षमताओं को अ, विकसित करना, बढ़ाना, हमारी जो क्रिएटिविटी है इसको व्यक्त करना बहुत ज्यादा अधिक आसानी से हम करते हैं। माई प्रेजेंट तू क्या एग्जिस्टेंस, कर रही है? बस रे बस मरू किन कहा तुझे मैथ करने की? एक मिनट, हाँ, माई प्रेजेंट एग्जिस्टेंस इज द मोस्ट चैलेंजिंग वन दैट आई हैव नोन। My present existence is the most challenging one that I have known, and I have known many, both physical and not physical, non-physical. मैंने कई अस्तित्व देखे हैं आपकी दुनिया में। ऑफ कोर्स मैं कई जन्म मैंने बिताए हैं जो भौतिकता से बनी हुई दुनिया है। ऐसी दुनियाओं में मैं रहा हूं जहां पे शरीर रूप नहीं होता, भौतिकता नहीं होता। ऐसे अनेक दुनियाओं में मैं रहा हूं, अनेक लोक में मैं रहा हूं। लेकिन अब भी जिस लोक में मैं हूं, अभी जिस दुनिया में मेरी जो दुनिया है, ये सबसे अधिक चैलेंजिंग है। आज तक जो मैंने अनुभव किया है, सबसे अधिक चैलेंज यहाँ पर है। There is not just one dimension in which non-physical consciousness resides, any more than there is only one country on your planet or a planet within your solar system. जैसे हमारी सूर्यमाला में कई सारे ग्रह हैं, उसमें से पृथ्वी एक ग्रह है, या हमारे पृथ्वी तत्व पे कई देश है, उसमें से भारत एक देश है। उसी तरह से वो कह रहे हैं ये जो डायमेंशंस वो बोल रहे हैं, लोक जो वो कह रहे हैं या दुनिया जो कह रहे हैं, ये एक नहीं होता। ऐसा नहीं है या तो तुम शरीर में हो या तो तुम नहीं हो, बस खत्म हो गया, सिर्फ दो दुनिया है, ऐसा नहीं है। तो मेरी वाली दुनिया जो है ये भी बहुत सारे डायमेंशंस है, ये भी कई अलग अलग दुनिया है। माई एनवायरमेंट नाउ इज नॉट द वन इन विच यू विल फाइंड योर सेल्फ इमीडिएटली आफ्टर डेथ। और आपका मृत्यु होने के बाद ये जो मेरी दुनिया है, तुरंत तुम मेरी दुनिया में प्रवेश आपको नहीं मिलेगा। आई कैन नॉट हेल्प स्पीकिंग ह्यूमरसली, बट यू मस्ट डाई मेनी टाइम्स बिफोर यू एंटर दिस पर्टिकुलर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। कहते कई बार आपको मृत्यु, जन्म मृत्यु के फेरों से गुजरना पड़ेगा मेरी दुनिया में पहुंचने के लिए। कई बार ये होना होगा, तब आओगे। लेकिन वो इंटू ब्रैकेट समझाते हैं, बर्थ इज मच मोर ऑफ अ शॉक देन डेथ। मृत्यु पे हमको शॉक लगता है, अरे मेरा शरीर छूट गया। लेकिन जन्म जो है, जन्म जो हम लेते हैं, ये उससे ज्यादा धक्का लगता है, कह रहे ज्यादा शॉक लगता है। समटाइम्स व्हेन यू डाई यू डू नॉट रियलाइज इट। कभी कभी देखो आप मर गए हो तो आपके ध्यान में भी नहीं आता कि मैं मर चुका हूं, राइट? बट बर्थ ऑलमोस्ट ऑलवेज implies अ शार्प एंड सडन recognition। लेकिन जन्म जब आप लेते हो तब आपको हरेक को तुरंत पता चल जाता है कि हमने जन्म लिया। सो देर इज नो नीड टू फियर डेथ। और इसलिए मृत्यु का भय रखने में कोई मतलब नहीं है, मृत्यु से डरने में कोई मतलब नहीं है। डरना है, जन्म से डरो क्योंकि जन्म जब हम लेते हैं, हम काफी शॉकिंगली यहाँ पर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं। And I, who have died more times than I care to tell, write this book to tell you so। और जिसने, मैं बताना चाहूं उससे कई अधिक बार मैंने मृत्यु का सामना किया हुआ है, ये किताब में लिख रहा हूं।
और मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो इन शॉर्ट वो कह रहे, भाई मैं हूं ना, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो अब तो विश्वास रखो मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पर। My work in this environment provides far more challenge than any of you know, and it also necessitates the manipulation of creative materials that are nearly beyond your present comprehension. तो ये यहाँ पे मेरी दुनिया में आपको जो चैलेंजिंग लगता है ना, अभी एक्चुअली देखा जाए तो हम योग सूत्र भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं। तो जो सारे समाधि समापत्ति ये सारा सारा वर्णन जब हम पढ़ते हैं, तो हमको ये बहुत चैलेंजिंग लगता है कि हे भगवान, एक ही चीज पर हम कैसे मन को एकाग्र कर पाएंगे, राइट। उससे कहीं अधिक चैलेंजिंग मेरी दुनिया है। और इसमें देखो, जब हमको, यही उदाहरण ले लेते, हमको समाधि में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? कोई भी एक विषय लेकर उस विषय पे मन को एकाग्र करना पड़ता है, यानी धारणा लेनी पड़ती है। फिर वो धारणा पे टिके रहना पड़ता है, तब जाके हम ध्यानस्थ होते हैं। और वो ध्यान इतना लंबे समय तक हमको मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके हम समाधि में आते हैं। तो ये सब आलंबन है, ये सब सहारे है। हमने किसी विषय का सहारा लिया, हमारा मन का सहारा लिया, हमारी बुद्धि को शांत किया, बाद में मन को शांत किया, वृत्तियों को रोका। हमने कितना कुछ चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। इसको उन्होंने मटेरियल ये शब्द यहाँ पे तो इसको हम जानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी दुनिया में जो चैलेंजेस है, उसके लिए जो जो चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है। हाँ, जैसे हमने मन, हमारा बुद्धि, हमारा शरीर, हमारी आंखें बंद रखना, हमारे कान बिन सब कुछ बंद कर देना ताकि बाहर ध्यान ना जाए, और एक ही चीज, कोई साधन को उठाना, उसके ऊपर मन को एकाग्र करना, ये सब चीजें हैं। मैं अगर मेरी दुनिया की आपको ये चीजें बताऊं तो आपके समझ में नहीं आएगी। आई विल से मोर ऑफ दिस शॉर्टली। इसके बारे में थोड़ा और मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट बट दैट विच इज क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस। मेरी दुनिया में कोई चीज वस्तुएं नहीं है, कोई चिन्ह भी नहीं है। हम कैसे ओमकार चिन्ह ले लेते हैं, या हम नाभि चक्र ले लिया, या आज्ञा चक्र ले लिया, या विश्व, मतलब विषय नहीं मिलेगा कि जिस पर आप, मन भी नहीं है, विषय भी नहीं है। आ रहा है बात ध्यान में? तो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती। दैट विच इज, नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट बट दैट विच इज क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस। हमारा चित्त, हमारी चित्त की गति से जो बनेगा वो बनता है, चीज वस्तुएं नहीं बनती। कॉन्शियसनेस ऑलवेज क्रिएट्स फॉर्म एंड नॉट द अदर वे राउंड। चित्त के बारे में आप समझ लो, कॉन्शियसनेस जो है, चित्त जो है, वो हर चीज को आकार देता है। ऐसा नहीं है कि चीज पहले से है, और चूंकि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है इसलिए हम उसे देख रहे हैं। यहाँ पे सब क्वांटम फिजिक्स आएगा। हाँ, समझ में आ रही है बात? फिर से बताती हूँ। सब चीजें हैं, और अब मेरी अंदर जान आ गई, यानी मेरे अंदर चित्त वृत्ति, यानी मेरे अंदर बुद्धि, मन, यानी मेरा कॉन्शियसनेस जागृत हो गया। समझो मैं कॉमा में हूं, मेरे को कॉन्शियसनेस नहीं है। जग गई तो मेरे को कॉन्शियसनेस है, बराबर है। ये बात आप समझते हो? कॉन्शियसनेस तो पहले से ही चीज वस्तुएं थी, और जब मेरे को कॉन्शियसनेस आया मुझे वो दिखने लगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है मुझे चीजें दिखती है। कॉन्शियसनेस की वजह से, चित्त की वजह से वस्तुओं का अस्तित्व है। अगर चित्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये दुनिया नहीं। नथिंग एग्जिस्ट इफ देर इज नो कॉन्शियसनेस। ऑलराइट, ये बात को
वो और डिटेल में आगे समझाएंगे, तो अच्छी तरह से इस चीज को समझ लो। कॉन्शियसनेस ऑलवेज क्रिएट्स फॉर्म एंड नॉट द अदर वे राउंड। सो माई एनवायरमेंट इज अ रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस क्रिएटेड बाय माई सेल्फ एंड अदर्स लाइक मी। तो हमारी जो दुनिया है, मैं और मेरे जैसे जो है, हमारी चित्त गति से हमने हमारी दुनिया बनाई है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ अवर डेवलपमेंट। तो हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो प्रगति है, हमारी डेवलपमेंट को वो दर्शाती है। जो भी है हमारी दुनिया, ये हमारी डेवलपमेंट को दर्शाती है। वी डू नॉट यूज परमानेंट स्ट्रक्चर्स। अब आपके यहाँ बिल्डिंगे है, परमानेंट है ना सब चीजें, तो स्ट्रक्चर्स जिसको हम कहेंगे, वैसे हमारी दुनिया में कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। देर इज नॉट अ सिटी और टाउन फॉर एग्जाम्पल इन विच आई ड्वेल। यानी मेरी दुनिया में मैं कौन से देश के कौन से शहर में रहता हूं, अगर आप ऐसा पूछोगे, तो यहाँ कोई देश कोई शहर नहीं है। आई डू नॉट मीन टू इम्प्लाई दैट वी आर ऑफ इन एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब हम अवकाश में है, हम खाली जगह में हम उड़ते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। For one thing, we do not think of space as you do, and we form whatever particular images we want to surround us. आपके लिए जो आकाश तत्व जो है, अवकाश जिसको हम कहते हैं, ये खाली स्पेस जो है, जिस तरह से आप स्पेस को समझते हो, हम स्पेस को उस नजरिए से नहीं देखते। ओके, ये एक बात है। और हम जो चाहे वो हमारे आसपास इमेजेस हम तैयार कर देते हैं, राइट। आपको हमने होलोग्राम के बारे में बात किया है, हाँ, जहाँ पे प्रोजेक्शन करने से इमेज तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें जो अभी मुझे जो जो चीजों की जरूरत है, उसके इमेजेस मेरे इर्द गिर्द मैं तैयार कर देता हूँ। They are created by our mental patterns. Just as you create your physical reality. 1 minute. Let me आधा सेंटेंस लेते हैं। They are created by our mental patterns. तो हमारी मन की जो वृत्तियां है, ये इसकी जो पैटर्न है, वैसा ही पैटर्न बाहर तैयार होता है। ठीक है, अपना ऐसा होता है क्या? मन में जो है वही बाहर है। अगर ऐसा होता तो हम बहुत सुखी और समाधानी होते, है कि नहीं? All right. So they are created by our mental patterns. Just as your own physical reality is created in perfect replica of your inner desires and thoughts. आपकी दुनिया भी आपके मन के इच्छाओं से और विचारों से आपने ही बनाई है, लेकिन उसको एक भौतिक रूप है या शारीरिक रूप है, फिजिकल प्रेजेंस है। हमारे यहाँ भी है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस नहीं, सिर्फ इमेजेस है। क्या कहा था स्टार्टिंग में शेथ ने? मेरी दुनिया के बारे में जब तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी दुनिया अलग नहीं है। हाँ, दोनों का फर्क, मतलब उनका दो क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी सेम है, लेकिन फर्क वो यहाँ पे दिखा रहे कि तुम चीज वस्तुओं निर्माण करते हो तुम्हारे कॉन्शियसनेस के हिसाब से। तुम्हारी दुनिया, यानी समझो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो ये जो रूम है, इस रूम की हर एक चीज वस्तु जो है, ये मैंने बनाई है। इसको अस्तित्व में, मेरी दुनिया में, मेरी इच्छाओं और मेरे विचारों से मैंने अपने सामने लाया है, अपने सामने मैं लाई हूँ, राइट। तो वो वही बात वो कह रहे हैं कि बस वैसा ही है। You think that objects exist independently of you, not realizing that they are instead the manifestations of your own psychological and psychic selves. आपको क्या लगता है, ये लैपटॉप, ये किताब, ये मेरे हाथ की पेंसिल, ये सारी चीजें जो है, ये अलग है, ये चीजें हैं। मैं चीज नहीं हूं, मैं व्यक्ति हूं। और ये चीजें हैं, मैं सजीव हूं, ये निर्जीव हूं।
ये जो हम अलग समझ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, हमको Can I लग say something, Bharti? सॉरी Yeah, I can give you one example of this. जो सत्य साई बाबा थे, हाँ राइट? तो हाँ वो इमीडिएट, इवन आई हैव एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ माय आईज हम्म कि अपने भक्त के पास जाते थे और जस्ट ऐसे ही चुटकी में वो राख देते थे, या किसी की बर्थडे होती थी तो वो ऐसे इमीडिएटली ही विल फॉर्म द रसगुल्ला इन हिज हैंड and he will give it to his bhakta राइट within second. राइट So this he was creating that, हाँ right? That I हाउ want rasgulla for my परफेक्ट bhakta. परफेक्ट हाँ थैंक यू जैस्मिन फॉर दैट एग्जाम्पल। अब वो रसगुल्ला बनाए या राख बनाए ये या विभूति बनाए मतलब, तो वो कैसे बनाते थे? अपनी इच्छा और अपने विचारों से। हम सब अपनी इच्छाएं और अपने विचारों से, अवर थॉट्स एंड डिजायर्स में से हर एक चीज हमने बनाई हुई है जो हमारे आसपास है या हमारे सराउंडिंग्स में है। हमारे एनवायरनमेंट की हर चीज हमने खुद बनाई है, ठीक है, बाय अवर ओन साइकिल। हमारी जो मन की शक्ति है उससे और हमारी जो आत्मिक शक्ति है उससे हमने हर चीज बनाई है। We realize that we form our own reality and therefore we do so with considerable joy and creative abundance। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चीजें आपने बनाई हैं? हमें लगता है हाँ आपके आसपास जो सामान पड़ा है ये आपने बनाया है, ऐसा हमें नहीं लगता और इसलिए उसकी खुशी हमें नहीं होती, राइट? बार बार मैं इस टेबल को देखकर खुश हूं ऐसा करती हूँ क्या? नहीं करती, क्योंकि ये अद्भुत चीज जो मुझ में है ये मैं जानती ही नहीं हूँ, उसका ज्ञान ही मेरे में नहीं है। लेकिन शेत कह रहे हम जो भी बनाते हैं वो बड़े आनंद से बनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम बना रहे हैं। छोटे बच्चे आपको पता है ड्राइंग निकालते हैं पेपर पे, कितना आनंद से आते हैं कि देखो मैंने ड्राइंग बनाया, मैंने ड्राइंग बनाया, राइट? तो वो कह रहे हैं उतने ही आनंद से, उतने ही मुक्तता से हम भी सब कुछ हमारा क्रिएट करते हैं। तो आपकी दुनिया की खुशी आपको उतनी नहीं है जितनी हमें है। हाँ ये एक डिफरेंस यहाँ पे वो बता दिया। In my environment, you would be highly disoriented, for it would seem to you as if it lacked coherency। हाँ कोहरेंस ये शब्द हमने अभी बिकमिंग सुपरनैचुरल में बार बार पढ़ा, राइट? मुझे मेरी जीवन में मुझे एक टेबल की जरूरत है, मुझे एक कॉट की जरूरत है, मुझे एक बेंच की जरूरत है, चेयर की जरूरत है, एक लैपटॉप की जरूरत है, एक किताब की जरूरत है। मेरे इच्छाओं और मेरे विचार अनुसार इनको मैं अपने जीवन के अस्तित्व में ले आती हूँ। हाँ लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि मैं कर रही हूँ ये, और इसलिए उसकी खुशी मैं सेलिब्रेट नहीं करती। वो कह रहे हैं कि हमारी दुनिया में हर चीज जो भी इमेजेस हम खड़े करते हैं वो हमारे इच्छा और विचारों के अनुसार हम तब के तभी खड़े कर देते हैं। लेकिन आप अगर मेरी दुनिया के इमेजेस में आ जाओगे तो आप खो जाओगे, डिसोरिएंट हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे हो क्या रहा है। हाँ यहाँ पे मैं समझती हूँ दो कारण हो सकते हैं। ये टेबल ये लैपटॉप कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, राइट? तो हमारी दुनिया में आई हुई चीजें लंबे समय तक हमारे साथ रहती है, इसलिए शायद खुशी भी कम है, राइट? लंबे समय तक रहती है, लेकिन वहां पर चित्त की गति बदली, चीजें बदली, इमेजेस बदल गई। एग्जैक्टली जैसा सोचा जाता है, एग्जैक्टली जैसा महसूस किया जाता है वैसा ही सामने खड़ा हो जाता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं, इमेज फॉर्म में, लेकिन एग्जैक्टली वैसा खड़ा हो जाता है। अब आप सोचो, 1 मिनट को अभी जैस्मिन ने रसगुल्ला बोला, हाँ, और फिर बाद में अगले मिनट पे कुछ और सोचा, तो या उन्होंने राख बोली राख तैयार है, रसगुल्ला बोला रसगुल्ला तैयार। जो बोलोगे जो सोचोगे वो बन जाएगा। तो
हमें पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है, हम डिसोरिएंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोहेरेंस नहीं है। यहाँ पे हर चीज को जगह दे देते हैं हम, लंबे समय तक वो रहता है, तो रिलेशन फील होता है। मैं और मेरा टेबल, ये हम ऐसे इस तरह से यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, वी आर अवेयर ऑफ द इनर लॉज दैट गवर्न ऑल मटीरियलाइजेशंस। हाउएवर, लेकिन ये कैसे होता है, इसके नियम कौन से हैं? अंतर्मन के नियमों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, कि जिससे ये इमेज हम खड़े कर सकते हैं। तो वो नियमों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। आई कैन हैव इट नाइट और डे इन योर टर्म्स एज आई प्रिफर, और एनी पीरियड से ऑफ योर हिस्ट्री। और मैं जब चाहूं, दिन में रात में, आप आपकी भाषा में दिन रात जो है, कैसे भी मैं इसको जान सकता हूँ। और एनी पीरियड से ऑफ योर हिस्ट्री, और कोई भी इतिहास भी जान सकता हूँ। हाँ, मैं पीछे का भी देख सकता हूँ, आगे का भी देख सकता हूँ। हमारे पतंजलि के सारे विभूतियां हैं वो वहां पे प्राप्त है। ऑलरेडी दे आर एग्जिस्टिंग इन दैट स्पेस ऑलरेडी। These challenging forms would in no way bother my associates, for they would take them as immediate clues as to my moods, feelings and ideas. अच्छा, जब मैं इस तरह से मेरी दुनिया मैं बनाते रहता हूँ, तो मेरे साथीदार जो है उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। इनफैक्ट मैंने जो बनाया है उसके हिसाब से वो मेरी भावनाओं को समझते हैं, मेरे मूड को समझते हैं, या मुझे कोई आइडियाज आ रही है तो मेरी आइडिया को तुरंत समझ जाते हैं। अच्छा, इनटू ब्रैकेट यहाँ पे फटाक से मैं बता दूं कि ये बोलते बोलते जेन उठकर किचन में चली गई, ट्रांस में ही थी। वहां पर उसने, वहां पर वो किचन में राउंड मार के आ गई यहाँ पे, मतलब वो माचिस ढूंढा उसने, सिगरेट लाइट की। Permanency and stability basically have nothing to do with form, but with the integration of pleasure, purpose, accomplishment and identity. देखो, अभी ये बहुत भारी भरकम बोल रहे हैं शेत यहाँ पे। वो क्या कह रहे हैं? परमानेंसी यानी जो सदैव है वो, एंड स्टेबिलिटी जो लंबे समय तक टिका हुआ है वो। दे हैव नथिंग टू डू विथ फॉर्म। इनका आकार से कोई लेना देना नहीं है, रूप से कोई लेना देना नहीं है। बट विद द इंटीग्रेशन ऑफ प्लेजर, पर्पस, अकम्प्लिशमेंट एंड आइडेंटिटी। लेकिन जो स्व इच्छा है, जो खुशी है, जो ध्येय है, कुछ तो भी बनाने का जो आनंद है, हाँ, ये मैंने किया। और आइडेंटिटी जो है, ये चार चीजें जब एक साथ आ जाती है तब वस्तु अपना रूप लेती है। ओके, मेरी खुशी के लिए, मेरा ध्येय के लिए, और मेरे पास ये चीज है अकम्प्लिशमेंट, इसके लिए, और ये मेरा है आइडेंटिटी। ये मैं किस चीज के बारे में बोल रही हूं? मेरा लैपटॉप उदाहरण ले लो, तो ये मेरे ध्येय से, मेरी खुशी से, ये चीज को मैंने अपनी जीवन में लाया है, या मैंने इसको बनाया है, ऐसा मैं कह सकते हैं, या ऐसा वो यहाँ पे कह रहे हैं। इसका रूप से या आकार से कोई लेना देना नहीं है। I travel to many other levels of existence in order to fulfill my duties. देखो, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, तो ये एक मेरी दुनिया है, मैं ऐसे अनेक दुनियाओं में घूमते रहता हूँ। मेरे मुझे जो भी ड्यूटी दी गई है, या मैंने जो भी कोई देने वाला कोई नहीं है, मैंने जो भी अपने लिए जो ड्यूटी चूज की है, मेरा धर्म जो है, ये निभाने के लिए, मेरा काम, मेरे काम के लिए मैं अनेक डायमेंशन में घूमते रहता हूँ, विच आर प्राइमरीली दोज ऑफ अ टीचर एंड एडुकेटर, एंड आई यूज वॉट एवर एड्स एंड टेक्निक सर्व मी बेस्ट विद इन दो सिस्टम। तो मेरा धर्म क्या है, या मेरी ड्यूटी क्या है? बेसिकली सिखाना। मैं एक शिक्षक हूँ, सिखाना मेरा काम है। इस काम के लिए मैं अलग अलग डायमेंशंस में जाता हूँ। जैसे अब भी मैं तुम्हारे पास आया हुआ हूँ,
उस डायमेंशन में जाने के बाद वहां पे जो साधन उपलब्ध है उसके हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ, उसका इस्तेमाल मैं करता हूँ अपने काम के लिए। अब यहाँ पे कौन है श्वेत का साधन? एक तो जैन खुद है, और उनके भाषा, आवाज, शब्द, राइट। तो ये साधन को इस्तेमाल तो जैसे भी मैं इस्तेमाल कर पाऊं उस तरह से इस्तेमाल करके सिखाने का काम करता हूं। इन अदर वर्ड्स, आई मे टीच द सेम लेसन इन मेनी डिफरेंट वेज। यही लेसन है जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं शब्दों के माध्यम से। कहीं और डायमेंशन में चला जाऊं, कोई और रीत से सिखाऊंगा। कोई और डायमेंशन में चला जाऊं, कोई और लोक में, कोई और दुनिया में चला जाऊं, उनके हिसाब से मैं उनको उनके सिस्टम के हिसाब से सिखाऊंगा, according to the abilities and assumptions that are inherent in any given system in which I must operate। वहां के लोगों की, वहां के आत्माओं की शक्तियां कौन सी है, उनकी समझ क्या है, उनकी क्षमता क्या है, एबिलिटीज और assumptions, उसके हिसाब से मैं समझाता हूँ, राइट। जैसे अभी अपने ग्रुप में हमने अद्वैत वेदांत का अभ्यास किया है, हम आत्मा को मानते हैं, कॉन्शियसनेस को जानते हैं। तो इस ग्रुप में अगर आत्मा और कॉन्शियसनेस की मैं बात करूं, आपको आराम से समझ में आ जाता है। लेकिन ये आप अपने किटी ग्रुप में जाकर बात करो, हाँ, हमेशा नहीं समझ सकते, राइट। तो जैस उनकी समझ जो है उसके हिसाब से बात करनी पड़ती है। चित्त शब्द का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं, आप बड़े आराम से समझ जाओगे। हाँ, लेकिन बाकी मैं इधर उधर कहीं जाके चित्त के बारे में बात करूं तो बोलेंगे यार इसको क्या हो गया, ये क्या बोल रही है, राइट। I use one portion of myself from many personalities that are available to my identity in these communications and in this book। अच्छा, उतना ही नहीं है, मेरे अनेक अस्तित्व है, मेरे अनेक आइडेंटिटीज है, पर्सनालिटीज है, ओके, मेरे अनेक व्यक्तिमत्व है। उस मेरे अनेक व्यक्तिमत्व का एक हिस्सा अभी मैं यहाँ जैन के माध्यम से बोल रहा है, ठीक है। In other systems of reality, this particular Sheth personality that I, the larger Sheth identity, adopt here would not be understood। तो मेरे कहीं, हमारा तो एक ही व्यक्तिमत्व है, मैं आरती हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, एक ही पहचान, एक ही व्यक्तिमत्व। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे अनेक व्यक्तिमत्व है, उसमें का एक हिस्सा जो है, एक व्यक्तिमत्व जो है, एक पर्सनालिटी जो है, अब भी आपके साथ बात कर रहा है। वो पर्सनालिटी अगर किसी और डायमेंशन में चला जाए तो वहां पे वो काम नहीं कर सकेगा। तो कोई और पर्सनालिटी उनको अडेप्ट करनी होगी जिससे वो कम्युनिकेट कर पाए। All systems of reality are not physically oriented, you see, and some are entirely unacquainted with the physical form। देखो, सारी अलग अलग दुनियाएं हैं, अलग अलग डायमेंशंस है। हर डायमेंशन में शरीर रूप नहीं होता या भौतिकता नहीं होती, फिजिकल फॉर्म नहीं होते, ठीक है। कोई कोई जो है उनको ये फिजिकल फॉर्म क्या है यही पता नहीं है, मतलब उनको, वो अनजान है इस भौतिकता से। नॉर इज सेक्स एज यू अंडरस्टैंड इट नेचुरल टू देम। अब आपकी दुनिया में संभोग करना, सेक्स करना सहज है, नेचुरल है, नैसर्गिक है। उनकी दुनिया में वो नहीं होता। तो उन वहां पे अगर मैं सेक्स की बात करूं तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। Therefore, I would not communicate as a male personality who has lived many existences, though this is a legitimate and valid portion of my identity। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को कौन से लिंग का बताया है कि मैं एक पुरुष हूं, एक आदमी के लिंग से मैंने अपनी पहचान दी है। लेकिन बाकी के लोग है, लोक है, बाकी के जो अस्तित्व है, डायमेंशंस है, वहां पे मेल फीमेल ऐसा अलग अलग सेक्स होता ही नहीं, अलग अलग लिंग
होते ही नहीं। तो वहां पे मैं पुरुष बन के जाके क्या पॉइंट है? हाँ, तो वहां पे मुझे ये रूप नहीं लेना पड़ता। इसका मतलब पुरुष का अस्तित्व मेरा जो है, अब भी जो आपसे बात कर रहा है, ये गलत है या माया है, ऐसा नहीं है। वो भी मेरा ही एक हिस्सा है। ओके। अब आगे वो बोलते हैं, इन माई होम एनवायरनमेंट आई अज्यूम वॉट एवर शेप आई प्लीज एंड इट मे वेरी एंड डज विद द नेचर ऑफ माई थॉट्स। अच्छा, मैं जब घर जाता हूँ, यानी जहां मैं हूँ, जिस जिस दुनिया में मैं बसता हूँ, जब वहां पे मैं जाता हूँ, मैं कोई भी आकार ले लेता हूँ, कोई भी शेप ले लेता हूँ, और अलग अलग बार अलग अलग शेप लेता हूँ। मेरे विचारों के अनुसार मेरा आकार या मेरा रूप मैं बनाता हूँ। You, however, form your own physical image at an unconscious level in more or less the same manner, but with some important differences. अच्छा, आपने भी जो रूप लिया है, आपने ही ये रूप लिया है। जैसे मैं अलग अलग रूप लेता हूं, आपने एक रूप ले लिया है। ठीक है। हाँ, जानवी कल मेरे मुझे अचानक कल मिलेगी और एकदम अलग मेकओवर, हाँ मेकओवर भी नहीं, मेकओवर इंटू 10, पहचानू ही नहीं क्या रे ये जानवी है। हाँ, हमारी दुनिया में ये काम नहीं करेगा। तो वो कह रहे हैं कि आप भी मेरी तरह ही अपना रूप धारण करते हो, लेकिन मैं कॉन्शियसली, सजगता से, जानबूझकर, सोच समझकर, यानी जानते हुए मैं करता हूं, मैं रूप लेता हूं। आपने जो रूप लिया है, आपने अनकॉन्शियस में से लिया है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। मेरी जागृत अवस्था में रूप लेना होता है, और आपका बेहोशी में है, यानी अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। और थोड़ा फर्क है आपका रूप धारण करने में और मेरे दो रूप धारण करने में, थोड़े डिफरेंसेस है जो महत्वपूर्ण है। You usually do not realize that your physical body is created by you at each moment as a direct result of your inner conception of what you are, or that it changes into important chemical and electromagnetic ways with the ever moving pace of your own thought. आपके ध्यान में ये नहीं आता, हर क्षण जैसा आप खुद को मन के अंदर देखते हो, आपका शरीर वैसा घटते जाता है। जैसे आप खुद को मन ही मन देखते हो, वैसे ही रूप आपका शरीर, बिल्कुल वैसा ही रूप आपका शरीर लेता है। और जैसे आपके विचार जिस गति से चलते हैं, उस गति के अनुसार आपके अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, और आपके अंदर का केमिकल्स या नए हॉर्मोन्स जिसको हम कहते हैं, ये अब और डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अभी हमने बिकमिंग सुपरनैचुरल में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है। तो हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन, हमारा मैग्नेटिक एनर्जी, हमारे अंदर की ऊर्जा, और हमारा शरीर का रूप एग्जैक्टली वैसा है, हर क्षण जैसा हम महसूस करते हैं। ठीक है। Having long ago recognized the dependence of form upon consciousness, we have simply been able to change our forms entirely so that they more faithfully follow each nuance of our inner experience. अब हमारे अनुभव अनुसार हम जानते हैं कि ये रूप और हमारा चित्त, यानी हमारा अपीयरेंस और हमारा चित्त, ये कितने करीब से जुड़े हुए हैं, और इस हमारे चित्त पे हमारा पूरा कंट्रोल आ गया है। अभी अभी हमने विभूति पढ़ी, राइट, कि आप चित्त पहचानने पहचानने लगोगे, तो हमारा उस पर कंट्रोल है। और इसलिए हमारे चित्त पे पूरा कंट्रोल होने की वजह से हमारा रूप, हर जब हम चाहे वैसा हम अलग अलग रूप में व्यक्त हो सकते हैं, जबकि आपके साथ वैसा नहीं होता।
We may take a, अच्छा वो भी जाने दो. Jane's trance had been good, although she appeared to come out of it quickly. She said she knew each word as she delivered it during the session, but forgot it almost at once. She realized she hadn't really completely come out of it at break after all, and so फिर से शुरू हो गया. Okay. अब आगे शेत कहते हैं, this ability to change form is an inherent characteristic of any consciousness. उन्होंने any को अंडरलाइन किया है. अगर आप खुद को सच्चित आनंद यानी सच्चित, चित यानी कॉन्शियसनेस, ट्रुथ कॉन्शियसनेस, वही एक सत्य है कि आप चित हो, आप कॉन्शियसनेस हो. ये आप एक बार ये जो गुणधर्म है, ये हर एक कॉन्शियसनेस का गुणधर्म है कि वो चाहे वो रूप ले सकता है, जो आकार में वो दिखना चाहे, जो आकार उसका बनाना चाहे वो बना सकता है. ये मेरे कॉन्शियसनेस का गुणधर्म है, पर आपका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा यहाँ पे शेत कह रहे हैं, जो भी कॉन्शियस है वो रूप बदल सकता है. Only the degree of proficiency and actualization varies. लेकिन आप उसमें कितने माहिर हो, उसके हिसाब से आपका रूप बदलेगा. अगर आप उसमें बहुत ही माहिर हो तो आप बार बार अपना अलग अलग आप दिख सकते हो. You can see this is your own system in a slowed down version where you observe the changing forms taken by living matter through its evolutionary history. अब आपका जो सिस्टम है, आपकी जो दुनिया है, यहाँ पे बहुत ही धीमे गति से ये सब होता है. और इसलिए जैसे हम कहते हैं ना, पहले हम जंतु थे, कीटाणु थे, फिर हम पक्षी बने, फिर प्राणी बने, वगैरह वगैरह. तो ये जो हमारा एवोल्यूशन जो है, इसको बहुत लंबा है. तो हम अजय पिंडी थे ब्रह्मांडी. ओके, फिर से हम वहीं पे आएंगे. तो वो जैसे ब्रह्मांडा विकसित होता है, वैसे हम विकसित होते गए. तो ये स्लो सिस्टम है. यस स्मिता, प्लीज गो. Also the changes of the stone aged man, and Correct. then from what we say, from the ape advancing towards the erect man, Correct. Homo erectus. Yeah. So that is also the evolution he means. That Yes. is why he calls it a very slow stage. की Slow त्याला stage. लाखो वर्ष लागली Right. आहे. And probably we were gorillas before, and then slowly we developed into Homo sapiens or Homo erectus, like you said. है ना, मनुष्य रूप बदलते बदलते कई शतक लग गए. हाँ, it took millions of years. That evolution also, right? हाँ, not And just species. You're saying not just species, but in the human form itself. Human form में भी जो बदलाव आया है. हाँ, सिर्फ जीवात्मा का बदलाव नहीं, स्मिता जी कह रहे, मनुष्य भी बदलते गया ना. पहले कैसे दिखता था, आदि मानव कैसा था, फिर मानव बना तो उसमें बदलाव आते गए. राइट. और ये भी बात में हमें ध्यान में लेनी चाहिए कि नीला Can you काय hear me? झालं? Just barking too much. Ruby. Just one. Okay, you speak. I can speak that All later right. also. All right, when she is quiet, we will talk. हाँ, तो ये evolutionary history. Now we can also take several forms at one time, so to speak, but you can also do this although you do not generally realize it. दूसरी बात, दूसरा फर्क क्या है? एक तो हम क्षण क्षण में कर सकते हैं, आपको बहुत समय लगता है. और दूसरी बात ये है कि हम अनेक रूप ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप भी अनेक रूप लेते हो, पर आपके ध्यान में नहीं आता है कि आपने अलग अलग रूप लिए हैं. योर फिजिकल फॉर्म कैन लाई स्लीपिंग. क्या मतलब, वो कहना क्या चाहते हैं? योर फिजिकल फॉर्म कैन लाई स्लीपिंग एंड इनर्ट अपॉन द बेड while your consciousness travels in a dream form to places quite distant. शरीर आपका यहाँ पे सोया है शैया पे, लेकिन आपका चित्त, आपका कॉन्शियसनेस दुनिया, हम उसको सपना कहते हैं, हम उसे ड्रीम स्टेट कहते हैं.
लेकिन सपना जैसे अर्थ को हम समझते हैं, जो सही, जो सच नहीं है उसको हम सपना कहते हैं, लेकिन वो सपने भी सच ही होते हैं। राइट, ये जनक राजा और अष्टवक्र के संवाद में बहुत अच्छी तरह से अष्टवक्र समझाते हैं। तो आप भी इधर उधर घूमते हो, आप भी अलग अलग रूप लेते हो। आपका शारीरिक रूप अभी शायद यहाँ सोया है, लेकिन आप दूर दूर तक आप भी घूमते हो। Simultaneously, you may create a thought form of yourself, identical in every respect, and this may appear in the room of a friend, quite without your conscious awareness. और ऐसा हो सकता है, और एक रूप आप बना के किसी के और के सपने में जा सकते हो। ठीक है, तो आपकी दोस्त फोन करके कहती है कल तू मेरे सपने में थी, इसका मतलब आप नहीं थे, उसको सपना गिरा, ऐसा नहीं है। आपका एक रूप वहां पर चला गया, उसको मिलने चला गया। हाँ, जहां पे आप उसको मिले, जो भी जगह है वहां पे चला गया। तो ये सच में होता है, लेकिन हमें ये सच नहीं लगता। या हाँ, काय बोलायचंय कोणाला? सुप्रिया, आईपैड नहीं, नाम नहीं ना फ्रेंड्स, अगर नाम लिख दो तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, तो ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि किसी को कुछ व्याधि है या कोई ऐसी तकलीफ है शरीर में, तो वो बदलने के लिए ये थॉट कितना लिबरेटिंग है कि हम क्रिएट कर सकते हैं, हम एक अलग शरीर क्रिएट कर सकते कर हैं। काय झालंय तिला आज? शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट। राइट, यस। तो हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम जान जाए, अगर हम समझ जाए कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब हम कर रहे हैं। तो नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे तो वो, जैसे छोटे बच्चे क्ले लेकर अलग अलग आकार देते हैं उसको, वैसे ही हमारे शरीर को भी हम आकार दे सकते हैं। हाँ, घटस्थ योग आ गया यहाँ पे। All right. So, simultaneously, you may create a thought form of yourself, identical in every respect, and this may appear in the room of a friend, quite without your conscious awareness. So, consciousness is not limited as to the forms it can create at any given time. तो हमारा जो चित्त है, अनेक रूप बना सकता है। एक समय पे एक ही रूप बनाएगा नहीं, एक रूप में वो यहाँ सोया है, एक रूप में वो कहीं दूर घूमने गया है, और एक रूप में वो दोस्त को मिलने गया है। ऐसे हम अनेक रूप धारण करते रहते हैं एक ही समय पे। हाँ, क्या क्षमता है! हाउ अमेजिंग इज दैट! अगर खुद को इस नजरिए से देखते हैं, आर्य येतंय लक्षात काय चाललंय इकडे? इज इट, are you the intensity of it, are you getting it, the importance and the Aarti, you mean to say this is not about Seth, this is about us you are talking? Yes, absolutely, Okay. absolutely, I'm talking about us. He is telling us who we are, he is telling what we can do with our consciousness, and we Okay. are already doing it, but we are not realizing it. Yeah. एब्सोल्युटली, हमारी ही बात हो रही है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वी आर रादर मोर एडवांस्ड अलोंग दीज लाइंस देन यू। अच्छा, अगर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये बड़ी आसानी से आप करते हो। आप यहाँ पे सोए हुए हो, निद्रा में हो, आप किसी से मिलने चले गए, या कहीं तीसरा रूप लेके आप कहीं घूमने चले गए, चौथा रूप लेके आप और कहीं कुछ कर रहे हो, या पांचवा रूप वहीं पे रूम में कुछ और बना रहा है या कुछ कर रहा है। ऐसे आप एक ही समय पे अनेक रूप ले सकते हो, लेकिन हम इसमें काफी एडवांस्ड है। हाँ? आपके ध्यान में नहीं आ रहा, आप कर रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो, आपको रियलाइजेशन नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। लेकिन हम यही चीजें बड़े एडवांस्ड फॉर्म में हम करते हैं। एंड व्हेन वी क्रिएट सच फॉर्म्स, वी डू सो विथ कंप्लीट अवेयरनेस। आप जानते नहीं कि आप अपने दोस्त से मिलने चले गए हैं, आप जानते नहीं कि आप हिमालय के घूमने निकल गए हैं, या कश्मीर की वादियों में चले गए हैं। हम जो भी जहां भी जाते हैं, जो भी अलग अलग रूप लेते हैं, सब हम जान बूझ कर करते हैं। तो हम अवेयरनेस के साथ करते हैं,
ऐसा वो कह रहे। आई शेयर माई फील्ड ऑफ एग्जिस्टेंस विथ अदर्स हु आर मोर और लेस द सेम challenges to meet the same overall pattern of development. Some I have known and others I have not. अच्छा, और जहां पे मैं हूं, मेरे जैसे जो मेरा जितना जानते हैं, जैसे हम देखो, हम सब हमारे पास ज्ञान साधारण प्लस माइनस एक जैसा है। वैसे श्वेत कह रहे हैं कि मेरे अस्तित्व में जो मेरे चैलेंजेस है वैसे ही चैलेंजेस वाले लोग रहते हैं। हमारे भी तो सबके चैलेंजेस एक ही है, रोटी कपड़ा मकान, हाँ, नौकरी शादी बच्चे और दादा दादी बनना या जो भी है, राइट। तो एक दुनिया की रीत होती है, वहां के चैलेंजेस होते हैं, हमारे भी चैलेंजेस है। सेम ओवरऑल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, सम आई हैव नोन एंड सम आई हैव नॉट। तो मेरे जो साथीदार है यहाँ पर, किनो कोई कोई लोग हैं जिनको मैं पहले से जानता हूँ, और कोई कोई लोग हैं जिनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ। वी कम्युनिकेट टेलीपैथिकली, बट देन अगेन telepathy is the basis of your languages, without which their symbolism would be meaningless. हाँ, बोलते हैं हम भी टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं, हम भाषा शब्द आवाज नहीं होती हमारी दुनिया में। लेकिन आपका टेलीपैथी और हमारा टेलीपैथी बहुत अलग है। कैसे अलग है? हमारे टेलीपैथी में भी शब्द, आवाज, नाद, इसका ही इस्तेमाल होता है। आपके दिमाग से निकले हुए शब्द मेरे दिमाग तक पहुंचते हैं, तो हमारा साधन एक है। वो कह रहे हैं हम बिना शब्द के, बिना नाद के, बिना साउंड के हम टेलीपैथिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। Because we do communicate in this manner, this does not necessarily mean that we use mental words, for we do not. We communicate instead through what I can only call thermal and electromagnetic images that are capable of supporting much more meaning in one sequence. देखो, हम टेलीपैथिकली जब कम्युनिकेट करते हैं शब्दों के माध्यम से करते हैं। अब एक शब्द में जो अर्थ छुपा हुआ है, हा, शब्द अर्थ ज्ञानम, आठवला सूत्र पतंजलीचा, किती पॅरलल चाललंय बघा। तो शब्द में जो अर्थ है और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, आपका बहुत ही सीमित है, या आपका उस शब्द या साउंड्स के माध्यम से है। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन जो है, हाँ, यहाँ पे शब्द नहीं होते, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजेस के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। थर्मल यानी हीट एनर्जी। हाँ, आपने थर्मल एनर्जी के कभी चित्र देखे हैं? रेडिश, ब्लूइश, ग्रीनिश ऐसे वो दिखता है, राइट? इमेजेस जब निकालते हैं तो वो इमेजेस के माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो कह रहे हैं। ओके और आपके एक शब्द में या चार शब्द के एक वाक्य में एक ही अर्थ शायद बन सकता है, एक मीनिंग या थोड़ा लिमिटेड मीनिंग होता है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या थर्मल जो सीक्वेंस बनता है, उसमें बहुत कुछ, एक ही सीक्वेंस में बहुत कुछ हम बोल लेते हैं। हम एक लाइन लिखते हैं, वो एक सीक्वेंस बनाते हैं। हमारे एक लाइन से इतना ही समझ में आएगा, हाउ आर यू, आई एम फाइन। लेकिन उनकी थर्मल एनर्जी का जो इमेज बनेगा, उसमें से सब कुछ पता चल जाएगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा। हाँ, तो उनका अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। द इंटेंसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द इमोशनल इंटेंसिटी बिहाइंड इट। अब कितना कम्युनिकेशन कितना तेज हो रहा है, इंटेंस हो रहा है, ये किस चीज पर निर्भर है? इमोशंस पे निर्भर है, हमारे भावनाओं पे निर्भर है। हमारा भी तो वैसा ही है। अभी अगर मैं जो पढ़ रही हूं उसके बारे में मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, तो मेरी आवाज में वो स्ट्रेंथ, वो ताकत अपने आप लगती है, राइट? मेरे भाव के हिसाब से,
मेरी भावनाएं मेरे इमोशंस के हिसाब से। और क्लास होने के बाद बस यूं ही हम कुछ तो भी चर्चा कर रहे हैं और सीधे साधे बस एक सिंपल बातें हो रही है, तो देखो तुरंत मेरी आवाज की ताकत, इंटेंसिटी कम हो गई। तो वो जो इंटेंसिटी है वो इमोशनल इंटेंसिटी पे डिपेंड है। ऑल्दो द फ्रेज इमोशनल इंटेंसिटी में बी मिसलीडिंग। ना 4:30 चले, लेकिन ये समय आज समाप्त हुआ, ध्यान में भी नहीं आया। लेकिन इमोशनल इंटेंसिटी जो है, ये शायद आप इसे गलत समझ जाओ या मिसलीड हो सकते हो, तो इसको मैं ठीक से समझाता हूं कल। आज यहाँ पे हम रुकेंगे बिकॉज इट्स टाइम अप। ये इमोशंस को वो कल समझाएंगे कि ये इमोशंस चीज है क्या, और ये इमोशंस के इंटेंसिटी से क्या मतलब होता है, और जो भी हमारी दुनिया बनती है। कोई एक उदाहरण दे सकता है इसका, हमारी दुनिया का इमोशनल इंटेंसिटी से हमारी रियलिटी का बनना? हाउ वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी थ्रू अवर इंटेंस इमोशंस, थ्रू द इंटेंसिटी ऑफ अवर इमोशंस। Except for Smita and me, can somebody give an example? सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल सोचो, सिंपल सोचो। हमारी भावनाओं की जो तीव्रता है, इससे हमारा सत्य बनता है, या हमारी सच्चाई बनती है, या हमारी रियलिटी बनती है। हो गए क्या? डिड आई लूज यू गाइज व्हाइल आई वाज रीडिंग? बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जी जी, यस जैस्मिन, प्लीज टेल नहीं, अस। मैं वी आर ट्राइंग टू एनालाइज व्हाट यू आर सेइंग। आई एम सेइंग, दोबारा रिपीट करती हूँ, मेरे इमोशनल चार्ज, यानी मेरा इमोशनल भावना का उद्रेक कह लो आप, उस पर निर्भर है कि मेरी सच्चाई बाहर की दुनिया में क्या बनेगी। हाँ, मतलब जो जिस तरह से हमारा आउटबर्स्ट होता है वो हिसाब से क्रिएट होता है, राइट? क्या क्रिएट होता है? सामने मतलब द परिस्थिति अगर जो करेक्ट, प्यार में बदल सकती है या गुस्से में बदल सकती है या कुछ और करेक्ट, लेवल पे जा सकती करेक्ट। है। तो तुम्हारी सच्चाई उस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बोल रही है जैस्मिन। अगर मुझे बहुत ही गुस्सा आया है और बहुत ही तीव्र भावना में महसूस कर रही हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया, तो मैं झगड़ा कर दूंगी। झगड़ा करने से मेरा अस्तित्व में क्या बदलाव आया? उस व्यक्ति से मेरा नाता टूट गया। मैंने अपना सत्य, जहां दोस्ती का संबंध था, वहां पे मैंने दुश्मनी का संबंध बना दिया। यानी मेरी सच्चाई क्या थी कि हम दोनों दोस्त हैं, अब मेरी सच्चाई मैंने बदल डाली, हम दोनों दुश्मन हैं। कैसे? मेरे भावनाओं पे निर्भर है। अगर वहां पे गलत हो रहा है, मेरी दोस्त गलत बोल रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरी भावना बहुत तीव्र नहीं है, मैं जानती हूँ ये ऐसी ही है, जाने दो इसको, क्या ध्यान देना, तो मेरी भावना शांत है। तो अगर मेरा इमोशन शांत है, तो मैं चुप बैठूंगी, सुन के लूंगी, हाँ ठीक है, बोलूंगी, और अच्छा ठीक है बाद में मिलते हैं या बाद में बात करते हैं। तो मेरी दोस्ती टूटेगी नहीं, यानी मेरा सत्य वो बना रहेगा। अब आई बात ध्यान में? या और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, हाँ, जो आपने बोला ना कि कॉन्शियसनेस में अगर हम हम आवर बॉडी इज लाइंग डाउन बट वी कैन ट्रैवल लाइक अदर पार्ट, सो दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेड सोल। no, again, fragmented soul is something different. Fragmentation is something different. We will come to it. We will come to it. What is fragmentation? ओके ओके। Huh? यहाँ पे it's simply that you're taking different forms. Some forms are visible, some are invisible. Yeah. Yes, Mita. Go on, go on. बोल। हमारे यहाँ हमने देखा है कि संत महात्मा जो है वो ये सब करते हैं, कि वो प्रकट होते हैं। प्रकटीकरण इज एग्जैक्टली जो इनको कहना है कि जहां हम सोचे वहां हम जा सकते हैं। अब एक सिंपल थिंग, जब आरती जी कोई मेडिटेशन देती है, आपको कहती है आपके बंद कीजिए, और ऐसे
इमेजिन कीजिए कि आप एक सुंदर निसर्ग की जगह में हो, फिर वहां पर हमें जो ठंड है, हमें जो स्मेल्स है, हमें जो आवाज है, वो सब रियली क्यों सुनाई देते हैं? क्योंकि एक्चुअली हम ऐसे दुनिया में क्रिएट करते हैं अपने आप को। Our इसलिए consciousness is there. इसलिए हमें कहा गया है कि सारे इच्छाएं जब हमारी चली जाएंगी तब हमें मुक्ति मिलेगी। द गेम इज ओवर जब हमारी सारी All इच्छाएं, desires are fulfilled. क्योंकि बिल्कुल। जब तक हम इच्छाएं रखते हैं तब तक हम हमारा एक एक, जैसे कोई सैनिक हो, हमारा एक एक भाग उस दुनिया में उसके पीछे, वो चीज के पीछे या वो वस्तु के पीछे पीछे या वो ड्रीम हाउस के पीछे भेजते हैं, और एक्चुअली हम क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं, अभी मैं गजानन महाराज का ये पढ़ रही हूँ, गजानन विजय, तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो यहाँ है या वहां भी है, या वो एक संत को सिर्फ वीणा पहुंचाते हैं और कहते हैं कि ये कहना कि ये रह गया था, और वो संत उन्हें कहता है, जो उन्होंने वो वीणा दिया है, उन लोगों को, उन भक्तों को वो संत कहता है, दूसरा संत, कि हाँ, उन्होंने खाते वक्त मुझे याद किया था, और हमको याद करना उतना ही काफी है एक दूसरे से मिलने के लिए। तो हमारे संत महात्मा ये सेठ के जैसे सब करते ही है कि वो प्रकट होते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, दो दो दिखते हैं। Yeah. सच बात है। इवन संत महात्मा फिर भी अभी जो नहीं है, तो हमको हाँ कहानी ऐसा लग सकता है 1 मिनट को। तो मैं और एक एग्जाम्पल दूंगी, श्री एम का खुद का एग्जाम्पल है, जहां पर उनके जो गुरु है महेश्वर नाथ बाबा जी, उन्होंने हिमाचल से उनको मैसेज भेजा कि आप शिरडी चले जाओ, मैं आपको कल शिरडी में मिलता हूँ। तो ये सोच रहे हैं कि कल कैसे मिलेंगे वो, मतलब एक दिन में वहां पे 12 घंटे में समझ लो वो कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन जब श्रीएम वहां पहुंचते तो महाअवतार बाबा जी ऑलरेडी वहां पे थे। अब श्रीएम बेचारे बहुत ही दिल से कहते हैं कि मुझे मत पूछो वो ये कैसे किया उन्होंने, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो 4 दिन की दूरी पे थे, और वो 10 घंटे में 12 घंटे में इस जगह पे वो पहुंच गए। वैसे देखा जाए तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य है ना, वो 36 साल कुछ जिए, मेरे ख्याल से उनका आयु उतना ही रहा। लेकिन उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 स्थापनाएं कैसे कर दी, राइट? वो कैसे ट्रैवल करते थे, वो कैसे यहाँ से वहां पहुंच जाते थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट शंकराचार्य रीचिंग, प्रकट होना उनका, ये इसके बारे में। लेकिन श्रीएम तो ऐसी बहुत सारी कहानी। और जो स्मिता ने अभी बताया संत महात्मा, तो वो शिरडी क्यों बुलाया था? तो साईं बाबा से बातचीत करनी थी, इसलिए बुलाया था। मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, और मैं बार बार उसको सुनती हूँ, अगेन एंड अगेन आई लिसन टू इट, आई डोंट नो व्हाई, बट समवेयर जहाँ पे श्रीएम कहते हैं कि महाअवतार बाबा जी मुझे बोले चलो अपने को मतलब मिलना है। तो साईं बाबा का पता है ना आपको, वो उनको ऐसा पिंजरे जैसा बनाया है, और उनके स्थान को, उनकी रूम को, और वो झूला उनका बहुत ऊंचा है। वो कैसे ऊपर चढ़ते थे उतरते थे आज तक किसी को पता नहीं, जब वो अस्तित्व में थे तभी भी। तो वो झूले पे मतलब वो अंदर है साईं बाबा। और महाअवतार बाबा, अरे महेश्वरनाथ बाबा जी कहते हैं श्रीएम के चलो अंदर चले, तो श्रीएम कहते हैं ये बार है लोखंड के, इसके अंदर मैं कैसे जाऊंगा। तो महेश्वरनाथ बाबा जी अंदर चले जाते हैं, उनका हाथ हाथ मांगते हैं और अंदर ले लेते हैं। और सीएम कहते हैं मैं पगला गया कि अब भी मैं बाहर था, अब भी मैं अंदर कैसे आ गया। और उसके बाद में साईं बाबा को वो देखते हैं, लेकिन महेश्वरनाथ बाबा जी कहते हैं उनको, आप शांत रहो, खड़े रहो, बस सुनो हमारी बातें और शांत खड़े रहो। और फिर वो दोनों का संवाद होता है, वो किस तरह से होता है, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में नहीं। तो साईं बाबा और महेश्वरनाथ बाबा जी, ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। ओके महेश्वरनाथ बाबा जी अस्तित्व में है,
श्रीयम अस्तित्व में है, साईं बाबा शरीर रूपी नहीं है, और ये लोग का कम्युनिकेशन हो रहा है। सारी बातचीत करने के बाद महेश्वरनाथ बाबा जी कहते चलो बाहर, अभी हम जाने का वक्त हो गया। तो फिर से श्रीयम कहते मैं तो डर गया कि अब यहाँ से बाहर निकलूंगा कैसे, लेकिन उतनी ही आसानी से निकाला। लेकिन उसके बाद महेश्वरनाथ बाबा जी ने उनको बोला खुद से प्रयत्न नहीं करना, नाक टूट जाएगी आपकी, आप आप पटक जाओगे और आपको लग जाएगा, तो खुद से ये चीज करने की कोशिश नहीं करना। सो देर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंसेस। हमारे पास भी शेत जो बता रहे हैं, ये हमारी आज की दुनिया में भी ये चीजें है। मेरा तो विश्वास है, मतलब क्योंकि मैं, श्रीयम क्यों झूठ बोलेंगे इट्स सच अ सिंपल से, श्रीयम कोई कहानी बनाने वाले ते नहीं। श्रीयमने एकदा त्यांच्या इंटरव्ह्यू मध्ये विभूती असं काढली, असं करून दाखवली बापरे, त्यांनी. वो वाला वीडियो भी मैंने इतनी बार, वो चेयर के उस पर वो बातें कर रहे हैं, हाथ ऐसे वैसे कर रहे हैं, फिर हाथ उनके रखे हुए हैं, 1 घंटा इंटरव्यू चल रहा है, वहीं पे वो बैठे हैं, कैमरा फिक्स्ड है, ऐसे ही है। तो वो बोले अच्छा ठीक है, आप पूछ रहे हो कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, तो ये लो, उन्होंने रुद्राक्ष पण दिलं। अगं तो बिअर बायसेप्स वाला आहे ना, त्याच्या पॉडकास्ट मध्ये त्यांनी रुद्राक्ष दिलं असं, त्या काय नाव, अहलूवालिया का काय रणवीर त्याचं नाव, रणवीर रणवीर हाँ उसको। तो ऐसे उन्होंने निकाला, मैंने बार बार वो वीडियो देखा, क्योंकि कैमरा फिक्स्ड है, उनका वो पूरा दिख रहे हैं, अपर बॉडी उनका और सब दिख रहा है, वो कहीं भी इधर उधर छुपाने के लिए, वो वुडन चेयर में, वो केरला की चेयर होती है ना, उसमें कहीं चांस ही नहीं है। लेकिन वो निकला, लेकिन वो बोले कि ये चीजें आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आई डोंट डू इट बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू गो क्रेजी अबाउट मैजिक मैजिक। मतलब लोग मैं लोगों का इस चीजों पे ध्यान जाए, ये मैं नहीं चाहता। वरना जो भी कुछ बेसिक साधना, जो चित्त को जान चुका है, जो कॉन्शियसनेस को समझ चुका है, वो जो चाहे वो बना सकता है। That was the basic messages there. Smita, have you heard his talk? I will forward it to you. I've saved it, you know. Very interesting. Very, very interesting. शायद अपने ग्रुप पे भी ये आया होगा, पता नहीं। और एक बात, यहीं पे मीच पाठवलंय मॅम ते. यहीं पे एक एग्जाम्पल है मैनिफेस्टेशन का, हमारे ग्रुप मैनिफेस्टेशन से हम जो सेट में पढ़ रहे हैं वही हम योग सूत्र में पढ़ रहे सूत्र में पढ़ रहे हैं। इट्स मैनिफेस्टेशन। इट इज अ मैनिफेस्टेशन। हमारा फोकस इतना है उसके ऊपर कि वो हमें दूसरे रूप में भी वही बात सीख रहे हैं। यस, वी आर लर्निंग द सेम लेसन्स फ्रॉम 2 डिफरंट सोर्सेस। जान्हवी काय म्हणालीस? मीच पाठवलं होतं असं. तूच पाठवलेला, हा करेक्ट, तू पाठवलेला, मला पर्सनल वर पाठवलेला मोस्टली, किंवा ग्रुप पर, वॉट एवर, एनीवे। सो यस, आज का यही लेसन था हमारा कि कॉन्शियसनेस कोई लिमिटेड चीज नहीं है, कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड है, और वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, क्रिएट अवर ओन रियलिटी। ऑल राइट फ्रेंड्स, काफी समय हो गया और यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलेंगे, इमोशंस के बारे में और आगे पढ़ेंगे। टुमारो आई विल सी यू देन। थैंक यू।